नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एसडी पॉइंट पर। बच्चों, आपने इसके पहले लेक्चर में देखा कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है, जो कि न्यूमेरिकल को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चों को न्यूमेरिकल करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है, जिनको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, वो लोग इस लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल को चुटकियों में हल करने वाले हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए आपके क्या एक गोलीय दर्पण है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, दर्पण का ध्रुव है। और गोलीय दर्पण में मान लीजिए आपका क्या है, मुख्य फोकस है, आपका क्या वक्रता केंद्र है। और मान लीजिए इस पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। यहाँ तक क्लियर। अब इस दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु की दूरी कुछ न कुछ तो होगी। हम मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है, u है। u क्या है आपकी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु या बिंब की दूरी है। वस्तु को कभी कभी बिंब भी कहते हैं न्यूमेरिकल में, इसीलिए हमने दोनों नाम लिख दिया है ताकि आपको कहीं से डाउट ना हो की दूरी होती है। अच्छा, इसी प्रकार से दर्पण के ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। इसको भी हम मान लेते हैं v। v क्या है आपका, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये भी दूरी कुछ ना कुछ होगी। इस दूरी को हम मान लेते हैं फोकस दूरी, जो किसके किसके बीच होती है, तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है। तो यह क्या है आपका, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी है। मुख्य फोकस की दूरी है। जब अब इन्हीं तीनों को हम मिलाकर एक सूत्र बनाते हैं, जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है। क्या होता है आपका, u होता है। यही सूत्र आपका कहलाता है दर्पण सूत्र। क्या कहलाता है आपका, दर्पण सूत्र कहलाता है। अब आप जब न्यूमेरिकल करते हैं तो देखते हैं जो UBF का मान होता है, UBF का मान एक कभी कभी धनात्मक होता है तो कभी कभी ऋणात्मक होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आइए हम दर्पण के चिन्ह परिपाटी को समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले एक दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दर्पण है जिसका नाम अवतल दर्पण है। दर्पण का ध्रुव है और अवतल दर्पण में हम जानते हैं जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण से बाईं ओर होता है। और इसी ही दिशा में क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र भी होता है। और तो एक दूसरा दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए आपका एक दूसरा दर्पण है जो उत्तल दर्पण है, जिसका नाम, ये दर्पण का ध्रुव होता है। और उत्तल दर्पण हम जानते हैं जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के पीछे होता है, कहने का मतलब दाहिनी ओर होता है। और उसी दिशा में आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। अब इसके चिन्हों को समझने के लिए हम क्लास 9th में चलते हैं। और क्लास 9th में आप मैथ के चैप्टर नंबर 3 में पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति। आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही होगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, तो कार्तीय तल में स्थित दो अक्ष जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और जो अक्ष क्षैतिज होता है उसे हम कहते हैं एक्स अक्ष, और जो अक्ष ऊर्ध्व होता है उसे हम वाई डैश अक्ष कहते हैं। यहां तक समझ में आया। और ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं
उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु के जो दाहिनी ओर की दूरी होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और मूल बिंदु से जो बाईं ओर की दूरी होती है उसे हम निगेटिव लेते हैं। इसी प्रकार से हम मूल बिंदु से ऊपर जो दूरी होती है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की दूरी जो होती है उससे हम निगेटिव लेते हैं। इसी प्रकार हम इस दर्पण में भी दर्पण का जो मुख्य अक्ष है इसको हम क्षैतिज अक्ष मान लेते हैं, जिसे एक्स कहते हैं। ठीक, अब हम दर्पण के ध्रुव जो है इसको हम मान लेते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को दर्पण के ध्रुव से जो दाहिनी ओर की दूरी होगी उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और दर्पण के ध्रुव से जो बाईं ओर की दूरी होती है उसे हम निगेटिव मान लेते हैं। इस प्रकार हम यहां से लिख लेते हैं, कब किसका चिन्ह क्या होगा, यहाँ पे अवतल दर्पण डाल लेते हैं, यहाँ पे आपका उत्तल दर्पण है। अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है आपकी। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, आपका फोकस दूरी कहते हैं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होने वाली है, तो हम जानते हैं जो अवतल दर्पण होता है इसमें फोकस दूरी जो होती है वह मूल बिंदु से किस साइड होती है, बाईं साइड होती है। हम जानते हैं जो बाईं साइड होती है वह दूरी सदैव कैसी ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है आपकी, निगेटिव ली जाती है। तो इस प्रकार जो अवतल दर्पण में फोकस दूरी होगी वो कैसा होगा, आपका निगेटिव होगा। इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आप क्या देखते हैं, जो मुख्य फोकस होता है यह दर्पण के दाहिनी ओर होता है। जिस प्रकार हम इस सब की दूरी को क्या लेते हैं, आपका पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां से फोकस दूरी जो होगी आपकी क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होने वाली है। अच्छा, इसी प्रकार से हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है ये वाली दूरी आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, वक्रता त्रिज्या की दूरी जो होती है आपकी वह कैसी होती है, निगेटिव होती है। क्योंकि आप देख रहे हो जो दर्पण अवतल दर्पण है इसमें वक्रता त्रिज्या बाईं ओर है, और हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की जितनी भी दूरियां होती है कैसी होती है, आपकी निगेटिव होती है। इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस दर्पण में जो वक्रता केंद्र है और दर्पण के पीछे है, हम जानते हैं वो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो इस प्रकार यह दूरी दाईं ओर की होगी, और दाईं ओर की है तो वह कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रख देते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु रख लेते हैं, और इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लीजिए यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो आप जानेंगे कि जो वस्तु की दूरी होगी u, ये क्या है, आपकी वस्तु की दूरी है। तो u आप क्या देख के आ रहे हैं, ये भी जहां है दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर है, और जब बाईं ओर है तो ये भी कैसा होगा, आपका निगेटिव ही होने वाला है। तो वस्तु की दूरी भी सदैव कैसी होती है, अवतल दर्पण में निगेटिव होती है। इसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण में भी जो वस्तु रखा जाता है वो दाईं ओर ही रखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भी आपका जो चिन्ह होगा वस्तु की दूरी का वैसा होगा, निगेटिव होगा। अब हम बात करेंगे ये प्रतिबिंब के बारे में। तो हम प्रतिबिंब के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब बनने के 6 केस थे, जिसको मैंने आप इसके पहले लेक्चर में आपको बताया है। कितने केस होते थे आपके, 6 केस हैं। और 6 केस में हमें 5 केस ऐसे थे जिसमें प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा था। कैसा प्रतिबिंब बन रहा था आपका, वास्तविक। और जो 6ठा केस था इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा था वो आभासी था, दर्पण के पीछे बन रहा था। हम जानते हैं जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वह सदैव कहां होगा, अवतल दर्पण में, दर्पण के बाईं ओर होगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव कहां होता है, दर्पण के बाईं ओर ही बनेगा अगर बन रहा है तो। इस प्रकार से जो ये 5 केस हैं इनके लिए आपका जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण का वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा
वो कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। लेकिन कब के लिए, जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। कैसा होगा आपका, वास्तविक होगा। अच्छा, जो छठा केस था, इसमें प्रतिबिंब जो बढ़ रहा था वह दर्पण के पीछे बढ़ रहा था। हम जानते हैं जब दर्पण के पीछे, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे निगेटिव होगा आपका। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर बनेगा, और जब बाईं ओर बनेगा तो इस तरफ की दूरी आपकी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। अच्छा, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। और हम जानते हैं दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वह दूरी कैसी कहलाती है, पॉजिटिव होगी, क्योंकि दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर की दूरी है। तो इस प्रकार आपका जो प्रतिबिंब की दूरी होगी दर्पण से वो कैसी होगी आपकी, आभासी होगी। और आभासी होगी तो इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, दूरी होगी, वह कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी प्रकार से उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने के केस थे वो मुख्यतः दो थे, क्योंकि इस दर्पण में जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र होता है दर्पण के पीछे होता है। तो वस्तु को हम मुख्यतः दो ही स्थानों पर रख सकते थे, एक तो अनंत पर रख सकते थे और एक दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रख सकते थे। तो इस प्रकार हम दो ही प्रकार के प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते थे। तो हम जानते हैं जो दोनों प्रकार से प्रतिबिंब मिलता है हमें, वह सदैव दर्पण के पीछे ही मिलता है। तो इस प्रकार जो दर्पण के पीछे बनेगा तो इस प्रकार दोनों भी प्रतिबिंब कैसे होंगे आपके, आभासी होंगे। कैसे होंगे आपके, आभासी होंगे। हम जानते हैं जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो वह कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा। तो उत्तल दर्पण में जो बी का मान होता है, बी का मान होता है वह कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो ये आपके चिन्ह थे कि कब कौन सा चिन्ह लगेगा। आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे रेखीय आवर्धन क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो सबसे पहले हम दर्पण बना लेते हैं। ये आपका एक दर्पण है, ये आपका मुख्य स्थिति है, दर्पण का ध्रुव है। यहाँ पर आपका मुख्य फोकस होता है, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है। ये आपका कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब रेखीय आवर्धन क्या कहता है कि जो वस्तु की जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी लंबाई, इसको लंबाई मान लेते हैं आई है, इसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है यही आपका क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन होता है। हमने क्या कहा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसके लिए एक सूत्र निकल के आता है। इन्होंने क्या कहा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, कहने का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई को माने क्या है, आई। उसके बाद आपका क्या होगा, वस्तु की लंबाई हमने क्या माना है, वो माना है। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका,
आवर्धन कहलाता है। कैसा आवर्धन कहलाएगा? रेखीय आवर्धन। जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। यही अब क्या होता है? रेखीय आवर्धन होता है। और यहीं से आपका एक सूत्र बना लेते हैं, यम बराबर आई बाई ओ। ये आपका एक प्रकार का सूत्र बनाता है। और यहां से एक और सूत्र बना लेते हैं, या यम बराबर बी बाई यू। क्या लिखते हैं? बी बाई यू होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पे माइनस लगा होता है, तो हम यहाँ से जानेंगे कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो कब निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। तो हम बात करने वाले हैं कि रेखीय आवर्धन का मान कब निगेटिव होता है। एम इक्वल टू आई बाई ओ, यहाँ पर रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है। तो हम अवतल दर्पण में जानते हैं, दर्पण के जो मुख्य अक्ष होता है, इस पे जो वस्तु रखी होती है ऊपर की ओर रखी होती है। और जब ऊपर की ओर रखी होती है तो मैंने आपको बताया है निर्देशांक ज्यामिति में, जब वो एक्स अक्ष के ऊपर कोई वस्तु रखी होती है तो वह कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। एक्स अक्ष के ऊपर की दूरी जो होती है वो कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। अच्छा, आपने ये भी जानते हैं कि इसमें प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन होते हैं। वस्तु तो आपकी पॉजिटिव होगी, कैसे होगी? वस्तु आपकी पॉजिटिव होगी। लेकिन इसमें प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब इसकी 6 स्थितियां होती हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। और 6 स्थिति में जो 5 स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है। कैसा होता है? आपका वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो यह वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होगा? आपका उल्टा होगा। कहने का मतलब है, अगर ये वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है तो इसका प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। और हमने बताया जब आपका कोई वस्तु मुख्य अक्ष के नीचे होती है, मतलब एक्स अक्ष के नीचे की दूरी होती है, तो वह निगेटिव होती है। कैसी होती है? निगेटिव होती है। तो अब बताइए, जब वस्तु की प्रतिबिंब निगेटिव हो और वस्तु पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या बनता है? आपका निगेटिव बनता है। तो इस स्थिति में जो आपका आवर्धन होगा वो कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो यहां से लिख लीजिए, जब रेखीय आवर्धन का मान निगेटिव होता है कब? जब आपका वस्तु कैसा हो? का प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। अच्छा, इसी प्रकार से जो छठवीं स्थिति होती है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे होता है? आभासी होता है। कैसे होता है? आपका आभासी। आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? आपका सीधा होता है। तो यह आभासी होता है। तो यह कहां पर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और कितना बड़ा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और कैसा होता है? आपका सीधा होता है। वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो जब सीधा होगा तो ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा। जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो हम आपको पहले ही बताएं, जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी होती है कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब होगा उस भी आपका पॉजिटिव होगा, और जो वस्तु की लंबाई होगी वो भी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हम जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस स्थिति में जो आपका रेखीय आवर्धन होगा वह कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। तो यहां से लिख लीजिए, एम इक्वल टू पॉजिटिव होगा कब? जब प्रतिबिंब कैसा हो? आभासी। आभासी प्रतिबिंब। यहां तक कोई डाउट? अब इसके बाद हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में
अच्छा, उत्तल दर्पण आपका क्या होता है? मान लीजिए आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है। इसमें हम जानते हैं जो मुख्य फोकस होता है वो दाहिनी ओर होता है, इसी दिशा में आपका वक्रता केंद्र भी होता है। यहाँ पे जो वस्तु रखते हैं, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर रखी है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है, तो इस स्थिति में जो मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, तो इस स्थिति में जो आपका वस्तु की लंबाई होगी वो कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी आपकी? पॉजिटिव होगी। अच्छा, जो इसका प्रतिबिंब भी बनता है वह कैसा होता है आपका? आभासी होता है, क्योंकि इसमें दो ही कंडीशन होती है, दोनों कंडीशन में जो आपका प्रतिबिंब बनता है कैसा होता है? आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष कैसा होता है आपका? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। और जब सीधा होगा तो ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बनेगा, और जब मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो इस स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और हम जानते हैं रेखीय आवर्धन हमारे पास सूत्र होता है आपका m बराबर i बाई ओ, और अगर I भी पॉजिटिव हो गया और O भी पॉजिटिव हो गया, तो इस स्थिति में जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा आपका? पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। तो यह उत्तल दर्पण में क्या होता है? सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? आभासी बनता है। इसी कारण क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो आरेखीय आवर्धन होता है वह सदैव कैसा होता है आपका? पॉजिटिव होता है। क्या समझ में आया? अब एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेखीय आवर्धन का मान कब 1 से बड़ा होगा, कब 1 से छोटा होगा और कब 1 के बराबर होगा। तो इसके लिए आइए हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा कब होगा। तो सर रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लिख देते हैं, आपका होता है I बाई ओ। यहां पे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ये दर्पण का ध्रुव है, तो मुख्य फोकस है आपका, ये वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण के लिए पहले देख लें, तो अवतल दर्पण डाल लेते हैं। अवतल दर्पण में आपका यम का मान कब 1 से कम होगा, कब 1 के बराबर होगा और कब 1 से बड़ा होगा। तो हम रेखीय आवर्धन में जानते हैं प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 6 नियम होते हैं। कितने नियम हैं? स्थिति होती हैं 6 स्थितियां होती हैं। और 6 स्थिति हम देखते हैं। जो पहली स्थिति होती है ये आपकी अनंत पर रखी जाती है, दूसरी स्थिति में कहाँ होता है आपका? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। अच्छा, जब इन दोनों स्थिति में हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त होता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, उल्टा प्राप्त होता है। और वस्तु से सदैव कैसा होता है? वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से कैसा होता है आपका? छोटा होता है। अच्छा, जब वस्तु से छोटा होगा तो आप क्या देख रहे हो? जो वस्तु की लंबाई होगी ओ, ये अगर बड़ा होगा, वस्तु की लंबाई, वस्तु आपकी ओ जो क्या होगी? लंबाई बड़ी होगी और उसका प्रतिबिंब जो है वो छोटा होगा। कैसा होगा आपका? छोटा होगा। तो इस स्थिति में जो आई होगा या यम होगा इसको ओ, तो जो यम होगा वो कैसा होगा आपका? 1 से छोटा होगा। कैसा होगा आपका? 1 से छोटा होगा। आप एग्जाम्पल लीजिए, हमें क्या करें, जो आई है ये छोटा हो, मतलब ऊपर की राशि जो है वो छोटी हो और नीचे की राशि जो हो बड़ी हो, तो इस स्थिति में जो आपका आंसर आता है वो सदैव 1 से कम ही आता है। एग्जाम्पल ले, आप 1/2 ले लो, इसका मान कितना आएगा? 0.5 आएगा। आप 10/15 ले लो, 15 दूनी 15 छक्का 90,
15 छक्का 90। तो यहाँ पर भी देख रहे हो आप 1 से मन आ रहा है, कम आ रहा है। आप 10 ले लो, 10 को हम 20 से भाग कर दें, इस स्थिति में आपका जो मान आएगा वो भी क्या आएगा, 0.5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर की राशि छोटी हो और नीचे की राशि जब बड़ी होती है तो उस स्थिति में जो आपका मान आता है वो सदैव कैसा आता है आपका, 1 से कम आता है। तो 1 के कम के लिए आप जानते हैं कि जब वस्तु कैसी हो आपकी, वस्तु बड़ी व प्रतिबिंब छोटा हो, कैसा आपका, छोटा होगा। इस स्थिति में जो आपका रेखीय आवर्धन होगा वह कैसा होगा, 1 से कम होगा। अच्छा, इसी प्रकार जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहां पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो हम जानते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इस स्थिति में जो आपका रेखीय आवर्धन होगा m इक्वल टू I बाई ओ, इसमें क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। क्या है आपकी, बराबर है। और जब बराबर होंगी तो इस स्थिति में जो मान आएगा वो कैसा आएगा, 1 आएगा। चाहे आप ले लीजिए, चाहे 10 बटे आप 10 कर लीजिए, चाहे 5 बटे 5 कर लीजिए, चाहे 2 बटे 2 कर लीजिए। इस स्थिति में जो मान आने वाला है सदैव कैसा आएगा आपका, 1 ही आने वाला है। कैसा आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो रेखीय आवर्धन का मान 1 कब होता है, होता दर्पण के लिए जब वस्तु की लंबाई, जब वस्तु व प्रतिबिंब बराबर हो, बराबर हो। अच्छा, अब तीसरी स्थिति क्या होती है कि रेखीय आवर्धन का मान कब 1 से बड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति के लिए रेखीय आवर्धन का मान कब 1 से बड़ा होगा, तो उसके लिए जो I का मान है ये क्या आपका, बड़ा हो। और जब I का मान बड़ा हो और O का मान कैसा होगा आपका, छोटा होगा, तो इस स्थिति में जो आपका मान आएगा वो सदैव कैसा आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो सदैव क्या होगा, बड़ा ही निकल के आएगा। आप जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल में 10 बटे 2, 10 बटे 5, आप देख रहे हो ऊपर की राशि बड़ी है और नीचे की राशि छोटी है, तो इस स्थिति में जो मान आएगा वो 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। कहने का मतलब 1 से बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो 1 से बड़ा कब आता है रेखीय आवर्धन का मान, जब वस्तु छोटी व प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। और यह कंडीशन कब होता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के स्थित हो और वक्रता केंद्र पर हो और मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इन तीनों स्थिति के लिए जो आपका अवतल दर्पण में m का मान होता है वह कहाँ होता है, 1 से बड़ा होता है। कैसा होता है आपका, 1 से जो मान होता है वह 1 से बड़ा होता है। तो ये आपके तीनों कंडीशन हो गए। अच्छा, उत्तल दर्पण हम बात कर लें, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण हम बना लेते हैं। आप क्या है, उत्तल दर्पण है जिसमें वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है, ये मुख्य फोकस होता है, आपका वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है इस सदैव कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष सीधा, वस्तु से सापेक्ष सीधा होता है, वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है आपका, छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो पीछे बनता है, वो कैसा होता है, वस्तु के सापेक्ष छोटा होता है। और जब छोटा होता है तो इस स्थिति में जो होगा I का मान वो छोटा होगा और जो O का मान होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। और जब I का मान छोटा हो और O का मान बड़ा होगा तो इस स्थिति में जो m का मान आएगा सदैव 1 से कम ही आएगा। कैसा आएगा, 1 से कम आएगा। तो इसीलिए जो उत्तल दर्पण होता है इसमें रेखीय आवर्धन का मान जो होता है सदैव 1 से कम ही होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। यहीं से हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके अगले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल कराएंगे।
जो कि न्यूमेरिकल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजा आने वाला है न्यूमेरिकल में। तो वीडियो को समाप्त करते हैं।